क्या आपका दिमाग भी रात को सोते सोते अचानक हजारों परेशानियां निकाल लाता है? क्या आप हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और चाहकर भी दिमाग बंद नहीं कर पाते? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें, चिंता के चक्कर को कैसे रोकें और एक शांत, खुशहाल माइंड कैसे बनाएं। चैप्टर 1, वाई वी वरी। हम चिंता क्यों करते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि चिंता करना हमारी कमजोरी है। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा स्ट्रांग होते, ज्यादा पॉजिटिव सोचते, तो शायद हम इतना परेशान नहीं होते। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता कोई कमजोरी नहीं है। चिंता दरअसल हमारे दिमाग की एक बहुत पुरानी और स्वाभाविक आदत है। हमारा दिमाग लाखों साल पहले इस तरह बना था कि वो हमें जिंदा रख सके। उस समय इंसान जंगलों में रहता था, जहां हर समय असली खतरे होते थे। जानवर, भूख, मौसम और अनिश्चित परिस्थितियां। दिमाग का काम था हर पल ये देखना कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। अगर जरा सी भी आशंका होती थी तो दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता था। यही अलर्ट सिस्टम आज चिंता के रूप में हमारे अंदर मौजूद है। समस्या ये है कि आज की दुनिया बदल चुकी है, लेकिन हमारा दिमाग वही पुराना सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। आज ज्यादातर खतरे शारीरिक नहीं, मानसिक है। जैसे भविष्य की चिंता, पैसे की परेशानी, रिश्तों का डर या दूसरों की राय का डर। लेकिन दिमाग इन मानसिक खतरों को भी वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कभी शेर या सांप को करता था। इसलिए जब हम किसी बात की चिंता करते हैं तो शरीर सच में डर की स्थिति में चला जाता है। जब चिंता शुरू होती है तो दिमाग बार बार एक ही सवाल पूछता है, अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग क्या सोचेंगे? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? ये अगर वाला लूप रुकता नहीं है। दिमाग सोचता है कि चिंता करके वो हमें फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन हकीकत में ज्यादातर चिंताएं कभी सच होती ही नहीं। फिर भी दिमाग उन्हें बार बार दोहराता है, क्योंकि उसे अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। चिंता का एक और कारण है कंट्रोल की इच्छा। हमें सब कुछ कंट्रोल में रखना अच्छा लगता है। जब हमें लगता है कि कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है तो दिमाग बेचैन हो जाता है। वो लगातार सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है, इवन तब भी जब कोई सॉल्यूशन मौजूद नहीं होता। इसी वजह से हम रात को बिस्तर पर लेटे लेटे भी सोचते रहते हैं, जबकि उस समय कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। इस किताब में लेखक बताते हैं कि चिंता असल में ओवरथिंकिंग नहीं है, बल्कि ओवर प्रोटेक्टिंग है। हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गलत तरीके से। वो हमें सेफ रखने के नाम पर हमें थका देता है, परेशान कर देता है और वर्तमान पल से दूर ले जाता है। सबसे जरूरी बात ये समझना है कि चिंता को दबाने या उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। जितना हम चिंता से लड़ते हैं, उतनी वह और तेज हो जाती है। पहला कदम है ये स्वीकार करना कि चिंता दिमाग का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। ये आप नहीं है, ये सिर्फ आपका दिमाग है जो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। जब आप ये समझ लेते हैं कि चिंता कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक सिग्नल है, तब आप उस सिग्नल को शांत करना सीख सकते हैं। और यही इस किताब की पूरी नींव है। अपने दिमाग को फोर्स करके नहीं, बल्कि समझदारी से ट्रेन करना। चैप्टर 1 हमें यह एहसास दिलाता है कि चिंता करने में हम अकेले नहीं हैं। ये इंसान होने का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने दिमाग को चलाने देते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे अपने दिमाग को चलाना सीख लेते हैं। और यहीं से वरी फ्री माइंड की यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 2, काम योर फियर्स टू वर्क थ्रू टफ टाइम्स। कठिन समय में अपने डर को शांत करना। जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, तब हमारा दिमाग सबसे पहले शांत नहीं होता, वो और ज्यादा डर पैदा करता है। कोई समस्या आती है और दिमाग तुरंत वर्स्ट केस सिनारियो दिखाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। इस समय हम अक्सर खुद से कहते हैं, शांत रहो, लेकिन दिमाग सुनता ही नहीं। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। डरे हुए दिमाग से कभी भी सही समाधान नहीं निकलता। जब हम डर में होते हैं, तब हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस हालत में दिमाग का वही हिस्सा एक्टिव रहता है
जो सिर्फ खतरा पहचानता है, न कि समाधान ढूंढता है। इसलिए जितना ज्यादा हम डरते हैं, उतना ही हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। कठिन समय में असली समस्या अक्सर सिचुएशन नहीं होती, बल्कि हमारी अंदर की घबराहट होती है। डर हमें भविष्य में खींच ले जाता है, वहां जहां कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन दिमाग उस इमेजिनरी फ्यूचर को भी सच मान लेता है। शरीर में टेंशन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है और सोच और उलझ जाती है। लेखक कहते हैं कि पहला कदम समस्या को हल करना नहीं, बल्कि दिमाग को शांत करना है, क्योंकि शांत दिमाग ही सोच सकता है। जब हम अपने डर को शांत करते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे वापस बैलेंस में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि समस्या खत्म हो जाती है, बल्कि इसका मतलब है कि अब हम उस समस्या को समझने की हालत में होते हैं। डर कम होते ही ऑप्शंस दिखने लगते हैं, जो डर की हालत में बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे। यहां एक बहुत अहम बात समझनी जरूरी है। डर को इग्नोर करने से डर कम नहीं होता। डर को दबाने से वो अंदर ही अंदर और मजबूत होता जाता है। डर को शांत करने का मतलब है उसे एक्नॉलेज करना, खुद से ये कहना कि हां, मैं डर रहा हूं और ये नॉर्मल है। ये एक्सेप्टेंस ही डर की इंटेंसिटी को कम कर देती है। लेखक बताते हैं कि जब हम सांस को धीमा करते हैं, शरीर को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अभी कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। दिमाग तब धीरे धीरे अलार्म बंद करता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। कठिन समय में हमें बड़े फैसले लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। डर की हालत में लिया गया फैसला अक्सर बाद में पछतावे में बदल जाता है। पहले डर को शांत करना जरूरी है, फिर सिचुएशन को देखना है बिना पैनिक के। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यह है कि आप जितने शांत होते हैं, आप उतने ही मजबूत होते हैं। शांति कमजोरी नहीं है। शांति वो जगह है जहां से क्लैरिटी आती है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, ये तय है, लेकिन अगर आपने अपने डर को शांत करना सीख लिया, तो वही मुश्किलें आपको तोड़ने के बजाय आपको समझदार बना देंगी। और यही स्किल आगे के चैप्टर्स की फाउंडेशन है, क्योंकि वरी फ्री माइंड का मतलब प्रॉब्लम से भागना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स का सामना एक शांत दिमाग से करना है। चैप्टर 3, जोन आउट टू मेक बिग डिसीजंस। बड़े फैसले लेने से पहले दिमाग को शांत करना। हम अक्सर मानते हैं कि अच्छे फैसले वही लोग लेते हैं जो हर चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब दिमाग बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, तब वो साफ नहीं सोच पाता। ज्यादा सोचने वाला दिमाग उलझा हुआ दिमाग होता है। जब हमें कोई बड़ा फैसला लेना होता है, करियर, पैसा, रिश्ता या जिंदगी की दिशा से जुड़ा कोई निर्णय, तब हम खुद पर दबाव बना लेते हैं। हम हर पॉसिबल आउटकम की कल्पना करने लगते हैं। क्या सही होगा? क्या गलत हो जाएगा? लोग क्या कहेंगे? भविष्य में क्या होगा? ये सारी बातें मिलकर दिमाग को ओवरलोड कर देती है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि क्लैरिटी सोचने से नहीं, शांत होने से आती है। जब दिमाग लगातार एक्टिव रहता है, तब वो सिर्फ पुराने डेटा और डर के आधार पर ही फैसले करता है। लेकिन जब हम दिमाग को थोड़ा जोन आउट करने देते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है। जोन आउट का मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब है दिमाग को इंटेंशनल रूप से आराम देना। जब हम वॉक पर जाते हैं, शावर लेते हैं या चुपचाप बैठकर सांस पर ध्यान देते हैं, तब अक्सर अचानक आंसर्स मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय दिमाग प्रेशर में नहीं होता। लेखक समझाते हैं कि बड़ा फैसला लेने से पहले दिमाग का रिलैक्स्ड स्टेट में होना जरूरी है। इसी स्टेट में दिमाग अलग अलग जानकारी को जोड़ पाता है और इंट्यूटिव सिग्नल्स भेजता है। वही इंट्यूशन जो हमें अंदर से सही और गलत का एहसास कराती है। जब हम जबरदस्ती फैसला लेने की कोशिश करते हैं, तब हम डर के हिसाब से चूज करते हैं, न कि समझदारी के हिसाब से। डर हमें शॉर्ट टर्म सेफ्टी दिखाता है, जबकि शांत दिमाग लॉन्ग टर्म सही रास्ता दिखाता है। इस चैप्टर में एक बहुत अहम बात कही गई है। अगर दिमाग उलझा हुआ है, तो फैसला मत लो। पहले दिमाग को शांत करो। फैसले अपने आप साफ दिखने लगेंगे। यहां तक कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी बड़े निर्णय लेने से पहले खुद को स्लो डाउन करते हैं।
वे जानते हैं कि क्लैरिटी हरी में नहीं आती, क्लैरिटी साइलेंस में आती है। जोन आउट करने से हम अपनी चिंता से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। उसी दूरी में पर्सपेक्टिव बदलता है। वही सिचुएशन जो डरावनी लग रही थी अब मैनेजेबल लगने लगती है। इस चैप्टर का संदेश सीधा है। बड़ा फैसला लेने से पहले खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, खुद को शांत करने की जरूरत है। जब आप अपने दिमाग को आराम देना सीख लेते हैं तब फैसले बोझ नहीं रहते, वे डायरेक्शन बन जाते हैं। और यही स्किल आगे हमें सिखाती है कि शांत दिमाग सिर्फ चिंता कम नहीं करता बल्कि सही रास्ता भी दिखाता है। चैप्टर 4, डीप स्टेट डाइव टू डिसोल्व वरी एंड रूमिनेशन। गहरी मानसिक अवस्था में उतरकर चिंता और बार बार चलने वाली सोच को शांत करना। हमारी ज्यादातर चिंता इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि हम उसे सिर्फ सोच के लेवल पर ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम खुद से कहते रहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, लेकिन दिमाग सुनता नहीं। वजह यह है कि चिंता सिर्फ विचार नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है। जब तक वो स्टेट बदलती नहीं, सोच अपने आप नहीं बदलती। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग अलग अलग अवस्थाओं में काम करता है। जब हम लगातार परेशान रहते हैं तब दिमाग तेज, बेचैन और सतर्क अवस्था में रहता है। इस अवस्था में दिमाग पुराने डर, पुरानी यादें और फ्यूचर की अनिश्चितताओं को बार बार दोहराता रहता है। इसी को रूमिनेशन कहते हैं। वही सोच जो बार बार घूमती रहती है और थकान पैदा करती है। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि चिंता को हटाने के लिए हमें सोच नहीं बल्कि स्टेट को बदलना होगा। जब हम दिमाग को गहरी, शांत अवस्था में ले जाते हैं तब चिंता अपने आप कमजोर होने लगती है। डीप स्टेट कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, यह वही अवस्था है जो हमें कभी कभी अपने आप महसूस होती है, जैसे गहरी नींद से ठीक पहले, मेडिटेशन के दौरान या किसी शांत जगह पर बैठने पर। उस समय दिमाग अलर्ट तो होता है लेकिन बेचैन नहीं होता। जब दिमाग डीप स्टेट में जाता है तब वो बार बार खतरा ढूंढना बंद कर देता है। शरीर रिलैक्स होता है, सांसें धीमी होती है और दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अभी कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। यही सिग्नल चिंता के लूप को तोड़ना शुरू करता है। लेखक बताते हैं कि इस अवस्था में दिमाग अपने आप हीलिंग मोड में चला जाता है। पुरानी नकारात्मक सोच ढीली पड़ने लगती है। जिन बातों पर हम घंटों अटके रहते थे वे अब उतनी भारी नहीं लगती। इसका कारण यह है कि डीप स्टेट में दिमाग नई कनेक्शंस बनाता है और पुरानी पैटर्न्स को सॉफ्टन करता है। एक बहुत जरूरी बात इस चैप्टर में कही गई है, रूमिनेशन कोई आदत नहीं, एक स्टेट है। और अगर स्टेट बदल सकती है तो रूमिनेशन भी बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि चिंता खत्म करने के लिए हमें हर सवाल का जवाब ढूंढना होगा, लेकिन डीप स्टेट हमें सिखाता है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल शांत दिमाग में अपने आप डिसोल्व हो जाते हैं। जब आप रोज थोड़ी देर के लिए भी अपने दिमाग को डीप स्टेट में ले जाना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी बेसलाइन स्टेट बदलने लगती है। मतलब ये कि आप पूरे दिन थोड़ा ज्यादा शांत, थोड़ा ज्यादा ग्राउंडेड महसूस करते हैं, बिना किसी खास वजह के। इस चैप्टर का संदेश बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। आपको अपनी चिंता को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने दिमाग को शांत जगह पर ले जाना है। जब स्टेट बदलती है तो सोच अपने आप बदल जाती है और यहीं से वरी फ्री माइंड सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक अनुभव बनना शुरू करता है। चैप्टर 5, फ्यूचर थिंक टू रीगेन योर ऑप्टिमिज्म। भविष्य के बारे में सही ढंग से सोचकर उम्मीद वापस पाना। जब हम चिंता में होते हैं तो हमारा दिमाग भविष्य को एक अंधेरी जगह की तरह देखने लगता है। हमें लगता है कि आगे सिर्फ परेशानियां हैं, गलतियां हैं और नुकसान है। लेकिन सच ये है कि भविष्य खुद डरावना नहीं होता, हमारी भविष्य के बारे में सोच उसे डरावना बना देती है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि दिमाग भविष्य के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, ये उसकी नेचुरल क्षमता है। लेकिन समस्या तब होती है जब भविष्य के बारे में सोच सिर्फ डर और नकारात्मक कल्पनाओं से भर जाती है। तब ऑप्टिमिज्म धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब हम बार बार वर्स्ट केस सिनारियो सोचते हैं
तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। शरीर वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगता है जैसे वो सच में होने वाला हो। इस वजह से हम वर्तमान में भी तनाव में रहते हैं, जबकि भविष्य अभी आया ही नहीं है। लेखक यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं। चिंता भविष्य के बारे में सोच है और फ्यूचर थिंक भविष्य के लिए सोच है। फ्यूचर थिंक का मतलब है ऐसा सोचना जो हमें डराने के बजाय दिशा दे। ऐसा सोचना जो ये पूछे, अगर हालात मुश्किल हुए तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास कौन सी ताकत है जिससे मैं संभाल सकता हूं? जब हम भविष्य को इस तरह देखते हैं तो दिमाग को एक नया सिग्नल मिलता है कि हम हेल्पलेस नहीं हैं। यही सिग्नल ऑप्टिमिज्म की जड़ होता है। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा। इसका मतलब है ये विश्वास कि चाहे कुछ भी हो, मैं संभाल सकता हूं। ये सोच दिमाग को मजबूत बनाती है, न कि लापरवाह। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम फ्यूचर को फ्लेक्सिबल मानते हैं, न कि फिक्स्ड, तब डर कम होता है। क्योंकि फिक्स्ड फ्यूचर का मतलब होता है सब तय है और हमारे पास कुछ भी बदलने की शक्ति नहीं है। लेकिन फ्लेक्सिबल फ्यूचर का मतलब होता है रास्ते कई हैं और हम उनमें से कोई भी चुन सकते हैं। फ्यूचर थिंक हमें यह सिखाता है कि हम अपने दिमाग को डर दिखाने की बजाय पॉसिबिलिटीज दिखाएं। धीरे धीरे दिमाग डेंजर स्कैनिंग बंद करता है और अपॉर्चुनिटी देखने लगता है। जब ऑप्टिमिज्म वापस आता है तो ऊर्जा भी वापस आती है। हम फिर से छोटे कदम उठाने लगते हैं। वही छोटे कदम जो चिंता में इम्पॉसिबल लगते थे, अब डूएबल लगने लगते हैं। इस चैप्टर का सबसे सुंदर संदेश यह है कि भविष्य कोई सजा नहीं है। भविष्य एक खुली जगह है और जिस दिन हमारा दिमाग ये मान लेता है, उसी दिन चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। चैप्टर 6, चेंज योर इमोशनल चैनल्स। अपनी भावनात्मक अवस्था को बदलना सीखना। हम ज्यादातर समय ये मानकर चलते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे हालात की वजह से हैं। अगर जिंदगी ठीक है तो हम खुश हैं और अगर मुश्किल है तो परेशान हैं। लेकिन इस चैप्टर में लेखक एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। भावनाएं हालात से नहीं, हमारी इंटरनल स्टेट से आती है। दिमाग और शरीर एक दूसरे से लगातार बात करते रहते हैं। जिस तरह टीवी पर चैनल बदलने से प्रोग्राम बदल जाता है, उसी तरह जब हम अपनी इमोशनल स्टेट बदलते हैं तो सोच और महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। समस्या यह है कि हम अनजाने में हमेशा एक ही चिंता वाला चैनल लगाए रखते हैं। जब हम बार बार वही इमोशनल चैनल चलाते हैं तो दिमाग उसे डिफॉल्ट बना लेता है। थोड़ी सी भी परेशानी आती है और दिमाग तुरंत उसी चैनल पर चला जाता है। बेचैनी, डर, ओवरथिंकिंग। हमें लगता है कि ये ऑटोमेटिक है और हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन लेखक बताते हैं कि इमोशनल चैनल्स बदले जा सकते हैं और ये बदलाव सोच से नहीं, स्टेट से शुरू होता है। जब हम अपने शरीर की पोस्चर बदलते हैं, सांसों को गहरा करते हैं, आवाज की टोन को धीमा करते हैं, तब दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अभी खतरा नहीं है। उसी पल इमोशनल चैनल बदलना शुरू हो जाता है। इस चैप्टर में यह साफ किया गया है कि हमें हर समय पॉजिटिव महसूस करने की जरूरत नहीं है। असली ताकत यह है कि हम ये पहचान सके कि हम किस इमोशनल चैनल पर हैं और जरूरत पड़ने पर उसे बदल सकें। जब हम ये स्किल सीख लेते हैं तो चिंता हमें कंट्रोल नहीं करती। हम चिंता को महसूस करते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं हैं। यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। लेखक ये भी बताते हैं कि इमोशनल चैनल्स बदलने का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। इसका मतलब है इमोशंस को फ्लो करने देना, लेकिन उन्हें स्टीयरिंग व्हील नहीं देना। धीरे धीरे अभ्यास से दिमाग सीख जाता है कि हर छोटी बात पर अलार्म बजाना जरूरी नहीं है और जब अलार्म कम बजता है तो शांति ज्यादा टिकती है। इस चैप्टर का गहरा संदेश ये है, आप अपनी भावनाओं के शिकार नहीं हैं, आप उनके ऑपरेटर बन सकते हैं। जब इमोशनल चैनल बदलता है तो जिंदगी का एक्सपीरियंस भी बदल जाता है। वही हालात, लेकिन अंदर की प्रतिक्रिया अलग। और यही बदलाव वरी फ्री माइंड को रियल बनाता है। चैप्टर 7, NUROWELLNESS रिचुअल्स टू ब्रेक थ्रू क्राइसिस। दैनिक अभ्यास से मानसिक संकट को तोड़ना
और तंदुरुस्त दिमाग बनाना। जिंदगी में मुश्किलें आती रहती है, कभी अचानक नौकरी का संकट, कभी रिश्तों में तनाव, कभी आर्थिक दिक्कतें, और अक्सर हम महसूस करते हैं कि दिमाग और शरीर दोनों दबाव में हैं। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जब क्राइसिस आता है तो सिर्फ सोचने या प्रॉब्लम सॉल्व करने से काम नहीं चलता। हमें अपने दिमाग और शरीर दोनों को रेडी स्टेट में लाना पड़ता है ताकि हम सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। रिचुअल्स यानी ऐसे छोटे छोटे अभ्यास जो दिमाग के न्यूरल पाथवेज को ट्रेन करते हैं। ये रिचुअल्स दिमाग को स्टेबलाइज करने, फोकस बढ़ाने और इमोशनल ओवरलोड को कम करने में मदद करते हैं। लेखक बताते हैं कि सबसे पहले जरूरत होती है अपने रोजाना रूटीन पर ध्यान देने की। सही नींद, हल्की फिजिकल एक्टिविटी, डीप ब्रीदिंग और माइंडफुल पॉजेस, ये सब रूटीन्स हमारे न्यूरल सर्किट्स को रीसेट करने में मदद करते हैं। जब हम इन रिचुअल्स को लगातार करते हैं तो दिमाग का स्ट्रेस रिस्पॉन्स धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। एक और बेहद असरदार रिचुअल है इंटेंशनल पॉज। जब संकट आता है हम अक्सर तुरंत रिएक्शन करते हैं, लेकिन रिएक्शन एंजाइटी ड्रिवन होता है। इंटेंशनल पॉज का मतलब है कि हम एक छोटा मोमेंट ले, गहरी सांस ले, शरीर को रिलैक्स करें और फिर रिस्पॉन्स दे। यही पॉज हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हम रैशनल और थॉटफुल डिसीजंस ले पाते हैं। लेखक बताते हैं कि क्राइसिस के समय एनर्जी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। लगातार चिंता, ओवरथिंकिंग और पैनिक से शरीर और दिमाग ड्रेन हो जाते हैं। छोटे रिचुअल्स जैसे स्ट्रेच करना, नेचर में वॉक या मेडिटेशन एनर्जी रिस्टोर करते हैं। यही छोटे स्टेप्स बाद में बड़े ब्रेक थ्रूज का रास्ता बनते हैं। एन्यूग्रेनिसिस रिचुअल्स सिर्फ क्राइसिस में ही नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी जरूरी है। ये रिचुअल्स न्यूरल पैटर्न्स को बदलते हैं ताकि हम अपने डिफॉल्ट वरी चैनल की बजाय काम, ग्राउंडेड और सोल्यूशन फोकस स्टेट में रह सकें। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि क्राइसिस कोई परमानेंट स्थिति नहीं है। हमें बस अपने दिमाग को ट्रेन करना है। जब हम रिचुअल्स अपनाते हैं तो मुश्किलें भी मैनेजेबल लगने लगती हैं, और यही स्किल धीरे धीरे हमें एक वरी फ्री माइंड की ओर ले जाती है। लेखक की फिलॉसफी स्पष्ट है, बड़ा बदलाव सडन नहीं आता। छोटे छोटे डेली प्रैक्टिसेस ही हमें मजबूत, रिसिलिएंट और शांत बनाते हैं। यही हैबिट्स फ्यूचर चैलेंजेस में भी काम आती है और दिमाग को पैनिक मोड से बाहर निकालती है। चैप्टर 8, बैनिश वरी फॉर गुड विद द होल ब्रेन स्टेट। पूरे दिमाग की शक्ति से चिंता को हमेशा के लिए खत्म करना। कितनी बार हमने ये सोचा है कि चिंता कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि चिंता सिर्फ वही रहती है जिस अवस्था में हमारा दिमाग फंसा रहता है। जब दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा ओवर एक्टिव रहता है, जैसे थ्रेट स्कैनिंग या ओवरथिंकिंग वाला हिस्सा, तो वही चिंता को लगातार फीड करता है। होल ब्रेन स्टेट का मतलब है कि हमारे दिमाग का हर हिस्सा सही तरह से काम कर रहा हो। जब यह स्टेट अचीव हो जाता है तो थ्रेट अलर्ट सिस्टम भी सही समय पर एक्टिव होता है और काम, रैशनल, क्रिएटिव पार्ट्स भी फुल पावर में होते हैं। यही वो स्थिति है जिसमें हम वास्तव में फियर और वरी से ऊपर उठ सकते हैं। लेखक बताते हैं कि होल ब्रेन स्टेट तक पहुंचना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, अवेयरनेस और स्मॉल रिचुअल्स का परिणाम है। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, माइंडफुल पॉजेज और डेली वेलनेस रूटीन्स, ये सब न्यूरल पाथवेज को ट्रेन करते हैं ताकि दिमाग फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव हो जाए। जब हम होल ब्रेन स्टेट में होते हैं तो चिंता अपने आप डिसोल्व होने लगती है। वही सवाल जो बार बार घूमता था वो अब पीछे हट जाता है, और वो जगह जो पहले पैनिक और ओवरथिंकिंग से भरी थी अब क्लैरिटी और कामनेस से भर जाती है। एक और बड़ा इंसाइट ये है कि होल ब्रेन स्टेट में हम केवल रिएक्टिव नहीं रहते, हम प्रोएक्टिव बन जाते हैं। हम चुन सकते हैं कि किन चीजों पर ध्यान दें, किन पर नहीं। वही चॉइस दिमाग को कंट्रोल में रखती है और वरी फ्री माइंड की नींव बनाती है। लेखक बताते हैं कि इस अवस्था में क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल रेजिलियंस भी बढ़ जाती है। ये सिर्फ चिंता खत्म करने का तरीका नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका है। जब दिमाग काम और बैलेंस्ड होता है
तो हम रिलेशनशिप्स, करियर और पर्सनल ग्रोथ में भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, चिंता हमेशा एक्सटर्नल नहीं होती, ये इंटरनल स्टेट की रिफ्लेक्शन होती है। और जब हम अपने पूरे दिमाग को ट्रेन करके काम और अलर्ट रखते हैं, तो चिंता धीरे धीरे फेड होने लगती है। याद रखें, होल ब्रेन स्टेट किसी इंस्टेंट ट्रिक से नहीं आता, ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का रिवॉर्ड है। हर छोटा स्टेप, चाहे वो डीप ब्रीदिंग हो, माइंडफुल वॉकिंग हो या पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, हमें धीरे धीरे इस स्टेट के करीब ले जाता है। और यही स्किल हमें लाइफ लॉन्ग वरी फ्री माइंड की ओर ले जाती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि चिंता सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसे मैनेज करना और डिसोल्व करना हमारी चॉइस है। चैप्टर 9, फ्लो इनटू सुपरमाइंड। सुपरमाइंड में बहकर अपनी पूरी मानसिक क्षमता को अनुभव करना। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है कि दिमाग बहुत तेज है, लेकिन नियंत्रण में नहीं। विचार घूमते रहते हैं, चिंता, डर और ओवरथिंकिंग हमेशा हमारे साथ होते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि हम इस उलझन से बाहर आ सकते हैं और अपने दिमाग की पूरी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इसे ही वो कहते हैं सुपरमाइंड। सुपरमाइंड कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, ये वो अवस्था है जब हमारा दिमाग काम, अलर्ट और फुली एंगेज्ड होता है। ये वो अवस्था है जिसमें हम अपने इमोशंस, थॉट्स और फोकस को सहजता से नियंत्रित कर सकते हैं। यहां फियर और पैनिक पीछे हट जाते हैं और क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और इनर पीस सामने आती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि सुपरमाइंड में फ्लो आने के लिए सबसे पहले दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। ये ट्रेनिंग सिर्फ नॉलेज बेस्ड नहीं है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। धीरे धीरे नियमित अभ्यास के जरिए हम अपने न्यूरल सर्किट्स को इस तरह रिस्ट्रक्चर करते हैं कि ये नेचुरल हो जाता है। चिंता ऑटोमेटिकली फेड होने लगती है और काम अवेयरनेस बढ़ जाती है। जब हम सुपरमाइंड में होते हैं, तो हम पूरे प्रेजेंट में रहते हैं। भविष्य की चिंता और अतीत की परेशानियां वहां प्रवेश नहीं कर पाती। यही वही स्टेट है जिसे मेडिटेशन, डीप फोकस, माइंडफुल एक्शन और पर्पसफुल लिविंग के जरिए हम अक्सर महसूस करते हैं। लेकिन सुपरमाइंड इसे सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं है, इसे जीने का तरीका है। लेखक बताते हैं कि सुपरमाइंड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम रिएक्टिव नहीं रहते, हम रिस्पॉन्सिव होते हैं। चुनौतियां आती हैं, लेकिन हम उनसे डरकर नहीं, उन्हें कामली एनालाइज करके सॉल्यूशंस खोज कर निपटते हैं। यही स्किल हमें पूरे जीवन में रेजिलियंस, हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी देती है। सुपरमाइंड में फ्लो का मतलब है हम खुद के अंदर और बाहर बैलेंस बनाए रखते हैं। हमारे डिसीजंस थॉटफुल होते हैं, हमारी एनर्जी सेंटर्ड रहती है और हमारी क्रिएटिविटी खुलकर सामने आती है। यही वो अवस्था है जहां वरी फ्री माइंड वास्तव में रियलिटी बन जाता है। चैप्टर 9 का सबसे गहरा संदेश यह है कि चिंता हमेशा पूरी तरह से खत्म नहीं होती, लेकिन सुपरमाइंड में रहने का मतलब है कि चिंता हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन वो हमें डोमिनेट नहीं करती। यही अल्टीमेट फ्रीडम है, दिमाग की पूरी शक्ति का अनुभव करना और एक शांत, फोकस्ड और खुशहाल जीवन जीना। इस चैप्टर के साथ ही किताब की यात्रा कंप्लीट होती है। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि चिंता कोई दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ सिग्नल है। और जब हम अपने दिमाग को ट्रेन करके होल ब्रेन स्टेट और सुपरमाइंड की स्थिति में ले जाते हैं, तो वही सिग्नल हमें गाइड करता है, डर से नहीं, क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ से। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लाइफ लेसन द वरी फ्री माइंड से। हमने जाना कि चिंता सिर्फ हमारे दिमाग का सिग्नल है और सही तरीके से ट्रेन करके हम अपने दिमाग को शांत, फोकस्ड और खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइफ लेसन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर हफ्ते ऐसे ही जिंदगी बदलने वाले लेसन्स पा सकें। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये लेसन और लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट्स में बताइए, आपको इस किताब का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। हमारा गोल है हर दिन थोड़ा स्मार्टर, थोड़ा कामर और थोड़ा हैप्पियर बनना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लाइफ लेसन के साथ केवल लाइफ लेसन लाइब्रेरी में।